तो हमारा ही है सर। ठीक, मैं प्रेजेंटेशन अपलोड करता हूँ, 1-2 मिनट लगेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, करिए आप जब, और हम लोग जब अनुलोम विलोम करते रहेंगे पूरा मैं एक सूचना दे रहा हूँ, ये 15 अक्टूबर को पतंजलि रिसोर्स मतलब इटारसी में कृष्णा साई रिसोर्ट में पतंजलि की ओर से एक कार्यक्रम है। तो आप सब सादर आमंत्रित है 15 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। जियो आ गया सर। कार्यक्रम नहीं बताया, कार्यक्रम वो बाद में बता देंगे। वो कार्यक्रम में जो अपना नर्मदापुरम में फसल विविधीकरण का कार्यक्रम पतंजलि के द्वारा संचालित हो रहा है, उसका किसानों का सम्मेलन है। उसमें हमारे डीएम, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार, डीडीए, सारे कृषि विभाग और जो है पंचायत विभाग के सभी अधिकारी रहेंगे, किसान रहेंगे, और उसमें उस पर चर्चा होगी। सुबह से लेकर दिन भर का कार्यक्रम है साईं कृष्णा रिसोर्ट में, इसलिए आप सब आमंत्रित हैं। वही साईं कृष्णा रिसोर्ट है जहां अपना व्यवहार कार्यक्रम हुआ था, वहीं पे आयोजित किया जा रहा है। ये ऐसा सूचना प्राप्त हुई है मेहरा जी के द्वारा। नमस्कार जी। जैसा हम लोगों ने ऑलमोस्ट, अब हम लोग 1.5 साल हो चुका है, हम अलग अलग विषयों में चर्चा कर रहे हैं कि खेती किसानी और इस खेती के माध्यम से, एवं हम लोग अपने अपने घरों के माध्यम से अलग अलग तरह के जो केमिकल्स है, खेती अगर है तो केमिकल फर्टिलाइजर एवं केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, और अगर हम लोगों का घर है तो हमारे घर के माध्यम से अलग अलग तरह के केमिकल्स का हम लोगों ने उपयोग शुरू किया। और खेती होवे या हमारा घर होवे या हम लोगों का अपना ऑफिस होवे या जो मार्केट लाइन हम लोग कहते हैं, जहाँ पर अलग अलग तरह की होटल्स है, अलग अलग तरह के जैसा उद्योग है, इन सभी में से अलग अलग तरह के केमिकल्स ये निर्माण होते हैं, और वही केमिकल्स हम लोगों के घर से, खेत में से या इंडस्ट्री में से, यह सब जाकर मिलते हैं नदी को, और उसी नदी के माध्यम से ये सारे केमिकल्स हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। और यह एक प्रयत्न रहा है कि इन केमिकल्स से हम किस तरह से बचना चाहिए, और इसके अलग अलग तरह के जो पर्याय है कि किस तरह से हम लोग इन केमिकल का उपयोग कम कर सकते हैं। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी, या पिछला मान लो 2 सप्ताह या 3 सप्ताह से, हम लोग विशेषतः कुछ मुख्य सूक्ष्म जीवों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और जैसा हम लोग कहते हैं कि यह जो ब्रह्मांड है, इसमें मिट्टी, पौधा और मनुष्य, मिट्टी में से पौधा आता है, और वही पौधा मनुष्य या
प्राणी खाता है या अन्य जितने भी जीव है, सजीव है, वे कहीं ना कहीं वनस्पति को खाकर ही आगे बढ़ते हैं। तो यह जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव है जो इन तीनों भी सिस्टम में, जैसा मान लो मिट्टी है, पौधा है और मनुष्य है। अभी इसके अलावा जैसा मिट्टी एक अपना सिस्टम है, पानी अपना एक सिस्टम है, हवा यह एक अपना सिस्टम है, और जैसा हम लोग अंटार्कटिका यह एक नाम सुनते हैं, तो वहां सिर्फ बर्फ जमी होती है, या समुंदर के नीचे जो कुछ भी जीव सृष्टि हमें मिलती है, इन सभी पर, इन सभी सिस्टम्स पर इन केमिकल्स का आज परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। और इससे कैसे बचा जावे, इसके बारे में भी बहुत से ऐसे रिसर्च पब्लिकेशंस है जो ऑनलाइन अवेलेबल है। और मेरा ये मानना है, आज मैं यहाँ जैसे आप सभी गणमान्य व्यक्तियों से एक निवेदन करूंगा कि जिन जिन गणमान्य व्यक्तियों को अंग्रेजी पढ़ना आता है, वह समझता है, तो वे इन सब पब्लिकेशंस को या रिसर्च पेपर्स को पढ़ना शुरू करें। और जिन्हें यह रिसर्च पब्लिकेशंस या अंग्रेजी नहीं पढ़ना आती है, वे अपने घरों में जो बच्चे हैं जो 10th या 12th या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके माध्यम से यह सीखे। और इसके पीछे दो अलग अलग पर्पस है। मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर में आपके घर में इस चीज को पसंद नहीं किया जाएगा कि अरे ये नया क्या काम लगा दिया। जैसा हमारे दादू है या हमारे शरद भैया है, वो अगर घर में अगर किसी को कहे कि अरे यार ये अंग्रेजी का ये डॉक्यूमेंट है, तो ये पढ़ना है और इसमें से क्या अर्थ निकलता है वह हमें समझना है। दादू तो शिक्षक थे, दादू खुद पढ़ पाएंगे, शरद भैया भी जानकार है, लेकिन कुछ कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं कि जिन्हें अंग्रेजी पढ़ना नहीं आती। तो दो कारणोंवश यह चीजें मैं आज कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई का उसके लिए कोई उम्र नहीं होती। फिर बूढ़े बुजुर्ग होवे या छोटे बच्चे होवे, हम लोग कभी भी पढ़ सकते हैं। और इसके माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हमें मिलते रहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम लोगों का नॉलेज नहीं बढ़ेगा, और विशेष करके जो खेती किसानी करते हैं, जो किसान हैं, वे जब तक इन सब चीजों को नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तब तक उनके सामने जो सत्य परिस्थितियां है वह आना मुश्किल है। और इसी वजह से वे खुद पढ़ना शुरू करें एवं अपने घरों में जो बच्चे हैं उन्हें इस पढ़ने की आदत लगवाए। जैसा हम लोग हमेशा कहते हैं कि हमारे पास में अगर कुछ एक इनकम सोर्स होता है, कुछ पैसा होता है, तो हम लोग उसे इन्वेस्ट करते हैं।
बैंक में रखते हैं उससे हमें एक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से रेगुलर हम लोगों का जीवन कटते रहता है। लेकिन बच्चों में अगर हम लोग एजुकेशन का एक कंपोनेंट एज ए इन्वेस्टमेंट अगर डाले तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने परिवार में एक नया बदलाव हमें देखने को मिलेगा। अभी जो योग चल रहा था उस योग के माध्यम से सर ने कहा है, और योग आहार ये जो विषय इस मंच पर कई सालों से चल रहा है, और उसका जो एक तत्व हम लोग सीखना चाह रहे हैं कि मनुष्य का शरीर अगर ठीक रखना है तो योग एवं आहार बहुत जरूरी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य की अगर प्रगति करना है तो उसे एजुकेशन और उसके साथ में अनुभव और इन दोनों चीजों का कंटिन्यूटी, यानी जैसा हमारे मराठी में कहते हैं कि सातत्य होना चाहिए, यह चीज रोजमर्रा हमें करना चाहिए। तो इस पढ़ाई लिखाई के माध्यम से दो चीजें होगी, खेती किसानी अच्छी होगी, किसान भाई का जीवन अच्छा होगा, और उनकी आने वाली पीढ़ियां अगर यह चीजें अच्छे से पढ़े लिखे तो उनके नॉलेज में भी वृद्धि होगी और डेवलपमेंट उन किसानों के फैमिलीज का होगा। जैसा पिछले 2 या 3 सप्ताह से हम लोग कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कि जो मैं ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, मिट्टी है, पौधा है और सारे जीव है। इन मुख्यतः 3 जगह पर, मिट्टी, पौधा और मनुष्य, इन तीनों में ऐसे कौन से जीव है कि वो तीनों में भी उपलब्ध होते हैं? दादू या शरद भैया या और कोई जो पिछले 2-3 सप्ताह से इस मंच से जुड़े हैं, आप लोग बता पाओगे कि कौन से ऐसे जीव है जो मिट्टी में भी होते हैं, पौधे में भी आ जाते हैं और पौधे के माध्यम से हमारे शरीर में आते हैं, या जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, नेमाटोड जैसा वह सर, नेमाटोड जो पशुधन कहते हैं, जैसा गाय पटार चारा खाती है और उस चारे के माध्यम से भी हमारे दूध में आते हैं, तो कौन से ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी, पौधा, मनुष्य या प्राणियों में पाए जाते हैं? बेसिलस, नेमाटोड होते हैं। निमेटोड। और कोई कहेंगे? बेसिलस बैसिलस बेसिलस है सर। और क्रमी लैक्टोबैसिलस और आपका और कौन से सूक्ष्म जीव हैं? सूडोमोनास भी आ जाता है सब तीनों में। और गट कौन सा है? माइक्रो सर, गट माइक्रो क्या लिखा है इसमें? माइक्रो। देखिए तुलाराम जी जो कहना चाह रहे, मेरा ये कहना है कि आपके सामने ही रखा है, बैसिलस सबटिलिस, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये 3 शब्द मैंने लिखे हैं। सिर्फ मैंने क्या किया था, मराठी के शब्द थे, उसके बीच में ये शब्द डाल के रखे थे। तो हम लोग कहते हैं कि हमें आंखें खुली रखकर सब चीजें करनी चाहिए।
जो सूक्ष्म जीवों के बारे में मैं अभी पूछ रहा था, वे सूक्ष्म जीव वहां स्क्रीन पर, मोबाइल पर दिख रहे हैं, और इन सभी शब्दों का अपना अपना महत्व है। और मेरा ये मानना है कि भले ही किसान भाई को आज ये अंग्रेजी ना समझे, लेकिन मैं ये दावे से कह सकता हूं, जैसा हमारे एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 दिन होते हैं। तो रंजना जी, आप मुझे एक बात बताइए कि अगर हम लोग एक दिन में एक शब्द भी अगर याद कर ले, उसका महत्व जान ले, तो एक साल में कितने शब्द हो जाएंगे? 365 हो जाएंगे सर। तो 365 शब्द हमें याद हो जाएंगे और हम उसे समझ पाएंगे। तो शब्द के दो अलग अलग स्वरूप है। हमें साइंस बेस्ड कुछ शब्द है जो हमें साइंस की इंफॉर्मेशन देता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें अंग्रेजी पढ़ना या बोलना सिखाता है। और अगर हम एक साइंस बेस्ड शब्द और एक नॉर्मल अंग्रेजी सीखने के लिए शब्द, ऐसे अगर हम लोग दो शब्द दिन भर में अगर याद कर ले, तो मेरा ये मानना है कि हम 700 शब्द, उसकी जानकारी हम लोगों को एक साल में आती है। जैसा हम लोग यही कार्यक्रम पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, या दादू या शरद भैया या इन सभी लोग या कुछ जो लोग इटारसी से आए थे, ये लोग पिछले 2021 से जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 4 सालों से जुड़े हैं। अब आप मान लीजिए कि अगर पिछले 4 सालों से हर रोज भी एक शब्द अगर हम लोग याद कर ले, तो हमें अंग्रेजी आती है। मैं ये सब चीजें कहने के पीछे कुछ स्पेसिफिक रीजन है कि जब तक नॉलेज नहीं बढ़ेगा तब तक ग्रोथ नहीं होती है। और ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं है। हमें एक आत्मिक आनंद इस पढ़ाई से, उसके चिंतन से, उसके मनन से मिलते रहता है। और मेरा ये मानना है कि जिसका अपना शरीर शांत हो, उसे किसी भी तरह की बीमारी नहीं हो सकती। और आज मैं कुछ जो रिसर्च पब्लिकेशंस है, मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें पढ़कर, उसे समझकर, हमें अपनी खेती एवं हमारी जीवन पद्धति बदलना चाहिए। और जैसा दो मुख्य विषय पे हम लोग बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, पतंजलि के माध्यम से योग एवं आहार के बारे में बहुत सी चीजें समझाई जा रही है, लेकिन पढ़ाई यह भी एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। और जैसा आज दादू 70 से ऊपर है और तुलाराम जी, इन सभी व्यक्ति 70 या 70 से ऊपर है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी जिम्मेदारी है आपके परिवार में इस नॉलेज का जो एक्सिस टीम है वह, और आपके यानी यहाँ उपस्थित जितने भी गणमान्य हैं उन सभी के घरों में इसकी जरूरत है, ऐसा मेरा मानना है। और जैसा मैंने अभी एक सवाल पूछा कि मिट्टी में, पौधे में या मनुष्य में कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, और वह स्क्रीन पे ही था, लेकिन हमें वह देखना जरूरी है। तो यह बैसिलस सबटिलिस है, लैक्टोबैसिलस है या स्ट्रेप्टोमाइसिस है। ये सूक्ष्म जीव इन अलग अलग सिस्टम्स में पाए जाते हैं। अब यह जो
तीन सूक्ष्म जीव है, ये तीनों भी सूक्ष्म जीव मुख्यतः मिट्टी, पौधा और मनुष्य के लिए अच्छे माने गए और इनका अपना अपना कार्य है। स्लाइड्स चेंज हो रहा है ना दादू? जी हो रहा सर। ठीक है, तो जैसा तीन जो सूक्ष्म जीवों के नाम लिए गए, बैसिलस सबटिलिस, लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोमाइसिस, यह अपने अपने क्या क्या कार्य करते हैं यहाँ इस रिसर्च पब्लिकेशन में दिया है कि मिट्टी और पौधे में स्पेसिफिकली बैसिलस सबटिलिस का अगर उपयोग हम लोग देखें तो किसी भी पौधे की ग्रोथ करना है, ग्रोथ प्रमोशन करना है। लेकिन जब बैसिलस सबटिलिस मनुष्य के शरीर में जाता है तो वह पेट में जाकर एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन प्रोडक्शन करता है। अब यहां देखिए कि मैंने जो शब्द का महत्व बताने की कोशिश की, एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट, और आज आप सभी लोग अगर गूगल मीटिंग को जुड़ सकते हो, इसका मतलब आपके मोबाइल में आपके पास स्मार्टफोन है और आप गूगल के माध्यम से एंटी कैंसर मतलब क्या, एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या, ये समझ सकते हो। और जैसा यह बैसिलस सबटिलिस पौधे के लिए भी अच्छा है, मिट्टी के लिए भी अच्छा है, लेकिन मनुष्यों में आज जो विपरीत परिणाम हम लोग देख रहे हैं, जैसा कैंसर जैसी बीमारी होती है और बहुत सी चीजें हैं, नीचे के कुछ स्लाइड्स में आएंगे हम लोग। आज तो मैं यह थोड़ा आगे चल के फास्ट ले लूंगा, लेकिन इसी विषयों पे हम लोग चर्चा करते रहेंगे। अब दूसरा जो सूक्ष्म जीव है लैक्टोबैसिलस, जैसा यह जो सूक्ष्म जीव है, यह सूक्ष्म जीव हमें हमारे भोजन में किस खाद्य पदार्थ के माध्यम से यह मिलता है? लैक्टोबैसिलस दूध के द्वारा। तो यह लैक्टोबैसिलस दूध का जब दही होता है या उस दही से छाछ, तो उस दही या छाछ में हमें लैक्टोबैसिलस यह सूक्ष्मजीव मिलता है। अब यहां देखिए ऊपर भी बैसिलस यह शब्द है और यहां लैक्टोबैसिलस में भी बैसिलस है, लेकिन बैसिलस के सामने लैक्टो यह शब्द लिखा गया है, लैक्टो। तो लैक्टो का मतलब होता है दूध। जहां पे भी दूध जैसी चीज निकलती है वहां लैक्टो यह शब्द का उपयोग किया जाता है। और इस लैक्टोबैसिलस के उपयोग देखिए, जैसा हम कृष्ण भगवान की लीला से हम लोग समझते आ रहे कि दूध और दही का महत्व, मक्खन का महत्व। अब आप सोचिए कि इस लैक्टोबैसिलस का उपयोग भगवान कृष्ण के समय से होते आ रहा है या उससे पहले भी होगा। और यह एक चीज के ऊपर हम लोगों ने बहुत बहुत बार चर्चा की, बहुत बड़े पैमाने पे चर्चा की कि छाछ या जो हमारे घर में जो अनाज है, दाल है, उसका जो आटा होता है, जैसा इन सभी के माध्यम से हमें लैक्टोबैसिलस उपलब्ध होते हैं। जैसा हम लोग मान लो गेहूं का आटा है और वो आटा भूनकर चपाती बनाते हैं,
तो उस आटे का भूनने के बाद, पानी डालने के बाद रंग कैसा होता है, कलर कैसा आता है? गेहूं का आटा अगर भुना जाए, उसमें पानी डाला जाए, तो कलर कैसा आता है डो का? ब्राउन। तो सफेद से ब्राउन के बीच में कहीं ना कहीं ये होता है गेहूं के वैरायटी के ऊपर। तो इन सभी के माध्यम से हमें लैक्टोबैसिलस की अलग अलग स्ट्रेन्स उपलब्ध होती है, और यह जो लैक्टोबैसिलस यानी यह जो जीव है, यह बहुत अलग अलग कार्य करता है। सिर्फ हमारे पेट को ही नहीं सुधारता, यह मिट्टी में रहकर जितने भी केमिकल्स, जो विषय में मैंने शुरुआती दौर में बात की, कि जो केमिकल्स हम लोग खेती में यूज कर रहे, हमारे घर में यूज कर रहे, होटल्स में यूज हो रही है, ऑफिस में यूज हो रही है, इन सभी केमिकल्स पानी तक पहुंचते हैं और पानी से मिट्टी तक पहुंच जाते हैं, और उस मिट्टी में जो यह सारे पोल्यूटेंट जाते हैं, उनको डिग्रेड करने के लिए, यानी उसको तोड़ने के लिए लैक्टोबैसिलस का उपयोग दिखाया गया है। और पौधे में यही जीवाणु प्लांट की ग्रोथ करता है और पौधे को कीड़ा लगने से या बीमारियां फैलने से बचाता है। और मनुष्य के शरीर में तो इसके बड़े अच्छे परिणाम दिखते हैं। यानी अगर हम लोग रोजमर्रा अगर छाछ या दही या दूध का सेवन करें, और दूध से उपलब्ध होने वाली सारी चीजें हैं, जैसा घी है, इन सभी चीजों का अगर हम लोग एक विशिष्ट प्रमाण में अगर सेवन करें, और बच्चा जब पैदा होता है तब से करे, तो मेरा ये मानना होता है, विशेषतः जैसा पहले तो 6 महीना माँ का ही दूध पीता है बच्चा, लेकिन उसके बाद में भी 6 महीने के बाद भी बच्चे को धीरे धीरे अगर लैक्टोबैसिलस अलग अलग माध्यम से अगर हम लोग देवे, तो उसका शरीर भी बहुत अच्छा होता है। जैसा हम लोग कहते हैं कि तेरा तेरे पास में ही होता है, लेकिन हम उसे जान नहीं पाते हैं। यह लैक्टोबैसिलस इतना उपयुक्त है कि अगर हम लोग उसका उपयोग रोजमर्रा करें, तो मेरा यह मानना है कि इस योग और आहार का जो एक विशेष महत्व, वह इस लैक्टोबैसिलस के माध्यम से हमारे शरीर को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। और देखिए, तीसरा जो जीव यहाँ पे है, स्ट्रेप्टोमाइसिस, सूक्ष्म जीव। यह जो स्ट्रेप्टोमाइसिस कहिए या एक्टिनोमाइसिट कहिए, अब मैंने अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से एक्टिनोमाइसिट के बारे में या स्ट्रेप्टोमाइसिस के बारे में बात की थी। यह सूक्ष्मजीव हमें कहां पर देखने को मिलता है, कोई बताएगा? तोलाराम जी। हेलो। स्ट्रेप्टोमाइसिस या एक्टिनोमाइसिट हमें कहां पर देखने को मिलता है? सॉइल में मिलता सर। लेकिन उसकी पहचान कैसे होती है? हमने इस विषय पे चर्चा की थी कि स्ट्रेप्टोमाइसिस या एक्टिनोमाइसिट हम कैसे पहचाने कि स्ट्रेप्टोमाइसिस है? खुशबू से पहचान सकते सर। मिट्टी में जो मिलता है, उसकी जो प्रथम वर्षा होती है, उसमें जो गंध आती है, उससे उसे पहचाना जा सकता है सर। सही बात। जैसा बारिश का पहला पानी जब मिट्टी के संपर्क में आता है, या बहुत ज्यादा जब भी धूप होती है और उसके ऊपर
जमीन गर्म होने के बाद उसके ऊपर अगर हम लोग किसी भी तरह का पानी डालेंगे तो उसमें से जो खुशबू निकलती है, जो भाप निकलती है, उस भाप में यह एक्टिनोमाइसेट के कुछ तत्व पाए जाते हैं। यानी मिट्टी में यह सूक्ष्मजीव गर्मी के बाद जब बारिश या पानी उसके संपर्क में आता है तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एक्टिवेट होता है। तो इन्हीं सब विषयों में हमें धीरे धीरे पढ़ना है, समझना है। और जैसा मैंने कहा है कि हर रोज एक शब्द अंग्रेजी सीखने और समझने के लिए, बोलने के लिए, और एक शब्द साइंस समझने के लिए। ऐसा अगर 365 और 365 ऐसे अगर शब्द अगर हम लोग समझ लेवे अगले साल, अभी दिवाली आने वाली है, अगले दिवाली तक हम लोग इस चीजों का महत्व अगर समझकर 365 दिनों में अगर हर रोज यह शब्द अगर समझने का कोशिश करें तो मेरा ये मानना है एक साल में हम सभी लोगों में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अब मैं अभी यहाँ पर कुछ फास्ट एक्चुअल जो स्लाइड्स है मैं उसके बारे में अगले 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा और फिर हम लोग अपनी जो रेगुलर चर्चा होती है वो चर्चा करेंगे। जैसे इस ब्रह्मांड में, जैसा अभी मैंने ये 3 सूक्ष्म जीवों के नाम लिए, लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं कि गौ माता के पेट में 33 करोड़ देवी देवता है। मेरा ये मानना है कि ये सूक्ष्म जीवों के रूप में काम करते हैं। ये सारी बहुत बड़ी लिस्ट है जो यहाँ इस पब्लिकेशन में दी है कि मिट्टी में कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, पौधे में कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, पानी में कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं, हवा में कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं। और जैसा मैंने अंटार्कटिका का भी नाम लिया, अभी ऐसी परिस्थितियां है कि हवा के माध्यम से कुछ कुछ केमिकल्स एवं कुछ कुछ सूक्ष्म जीव अंटार्कटिका जहां पे सिर्फ बर्फ होता है वहां तक पहुंच चुके हैं और उस जगह को भी कंटामिनेट कर रहे, यानी उसको भी बिगाड़ रहे। और इन रिसर्च पब्लिकेशंस को भी कैसे पढ़ा जावे इस बारे में भी एक सेशन हम लोग लेंगे। जैसा यहाँ पे आप देखिए राइट हैंड साइड में कुछ आंकड़े दिए हैं, 15 से 17, 18 से 20, 20, 21, 23, 24 ऐसा लिखा है। तो जो भी रिसर्च पब्लिकेशन होता है उसमें नीचे एक लिस्ट दिया होता है, 1 से लेकर जो भी हो, 15, 20 या 60, 70 जो भी है। तो उन स्टेटमेंट के लिए कहीं ना कहीं उसका संशोधन किया हुआ था, उसकी जानकारी दी जाती है। और जैसा आज जो कैंसर जैसी बीमारी है उसके लिए भी छाछ और दही बहुत उपयुक्त है। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि लैक्टोबैसिलस हमारे शरीर के लिए एवं बैसिलस सबटिलिस हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोग होता है। आजकल कुछ नई तकनीकें आई है कि हमारे घर के दूध में या अलग अलग खाने में या फ्रूट के जूस में हम लोग पेस्टिसाइड है या नहीं है वह मेहरा जी डिटेक्ट म्यूट कर कर लो पा। आप अपना, मेहरा जी। जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें पेस्टिसाइड है या नहीं है वह डिटेक्ट करने के भी पेपर स्ट्रिप्स आए। जैसा प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए पेपर स्ट्रिप है, उसी तरह खाने में पेस्टिसाइड है या नहीं है उस बारे में यह रिसर्च कहता है। और
यह जो भी केमिकल्स है, यह केमिकल्स क्या क्या चीजें खराब कर रहा है, जैसा आप यहाँ पे देखिए कि पेस्टिसाइड लाए गए खेती के लिए, लेकिन आज पेस्टिसाइड पाए जाते हैं हर जगह पे और उसका निगेटिव इफेक्ट होता है। हर जीव पर इसका निगेटिव इफेक्ट देखा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि रूरल एरियाज में इन पेस्टिसाइड्स का इम्पैक्ट हवा के माध्यम से भी हमारे शरीरों पर दिख रहा है। और आज पेस्टिसाइड इतने बड़े पैमाने पे यूज होता है, मान लो एक्चुअली यहाँ तो 95% लिखा है, बट इट इज ऑलमोस्ट 99 to 100%। और उसका नतीजा ये हुआ है कि प्रति व्यक्ति पेस्टिसाइड आज 460 ग्राम तक उपयोग में आ रहा है। और यह क्यों उपयोग में इतने प्रमाण पे आ रहा है, तो यहाँ यह सब फसलें दी है, इन सब फसलों में कितनी कितनी बार छिड़काव होता है। जैसा 2005 की अगर छिड़काव की बात करें और 2025 के छिड़काव की बात करें, धान जैसे फसल की बात करें, गेहूं जैसे फसल की या मक्के जैसे फसल की, तो इन फसलों में बहुत छिड़काव नहीं होते थे, बड़े पैमाने पे केमिकल फर्टिलाइजर नहीं उपयोग में आते थे। लेकिन आज इन सभी में भी फर्टिलाइजर एवं पेस्टिसाइड का उपयोग बढ़ चुका है। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, तो जैसा हम लोग कहते हैं कि यूरोप है या अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे भी पेस्टिसाइड्स के उपयोग बढ़े हैं। यहाँ पर अगर आप यह टेबल देखें तो कॉपर जैसी चीजों का उपयोग फ्रूट क्रॉप में 68 किलोग्राम प्रति हेक्टर होने लगा है। 68 किलोग्राम एक सीजन में। और यह पेपर यूरोपियन देशों में जो रिसर्च हुई इसके बारे में है। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे पैराक्वेट और ग्लाइफोसेट दिख रहा है। 10 किलो प्रति हेक्टर, 10 किलो तक अगर ग्लाइफोसेट जाएगा तो क्या होगा हम लोग समझ सकते हैं। और इन सभी का नतीजा क्या हुआ, तो जो नदी का पानी है उसमें पेस्टिसाइड मिलने लगा। और इसकी मात्रा भी उन रिसर्च पब्लिकेशंस में दी है। जो पीने का पानी है उसमें भी पेस्टिसाइड आने लगा। यानी मैंने पहले कहा नदी के पानी में, उसके बाद पीने के पानी में, और नदी के पानी के माध्यम से ही यह पौधे में जाता है। आप मेथी खावे, पालक खावे, उसमें पेस्टिसाइड है। आप आलू खावे, प्याज खावे या गाजर मूली खावे, आपको पेस्टिसाइड मिलेंगे। आप गौ माता का दूध पी लिए या भैंस का या बकरी का, आपको पेस्टिसाइड मिलेगा। और इन पेस्टिसाइड के परिणाम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक होते हैं। और जैसा अन्य जो केमिकल्स हम लोग हमारे घर में उपयोग में लाते हैं, उन के माध्यम से हेवी मेटल्स हमारे शरीर तक पहुंचता है। और जैसा गौ माता होवे या हमारी अपनी माता होवे, उसके दूध में भी पेस्टिसाइड मिलता है और उस माता के दूध के माध्यम से बच्चों में यह पेस्टिसाइड्स आ जाते हैं। और सिर्फ पेस्टिसाइड ही नहीं तो टॉक्सिक मेटल्स। अभी एक चीज होती है कि हम लोगों ने हमारी जो 60 साल पहले की जिंदगी थी और आज का जो हमारा समय है, हम लोगों ने अलग अलग तरह के केमिकल्स हमारे जीवन पद्धति में लाए हैं और उसकी वजह से माता के दूध में ये सारे टॉक्सिक मेटल्स, केमिकल्स हमें देखने को मिल रहे हैं। पेस्टिसाइड और कैंसर के लिए बहुत से रिसर्च पब्लिकेशंस है। पेस्टिसाइड सिर्फ छिड़काव करते समय भी हमारे शरीर में जाता है तो भी बुरा असर करता है। और आने वाला समय
या पेस्टिसाइड एक्सपोजर की वजह से डिप्रेशन एवं सुइसाइड ऐसी चीजें हम लोग पिछले 5-7 सालों में ही देख रहे हैं, और आने वाले समय में इसका बड़ा विपरीत परिणाम देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो छोटे बच्चों में कैंसर का आज एक कैंसर दिख रहा है, उसका रिलेशन कहीं ना कहीं माता और पिता अगर खेती में काम कर रहे, और आप देखिए यह जो पब्लिकेशन है, यह ब्रिटिश जर्नल ऑफ कैंसर में पब्लिश हुआ था, और यह पब्लिश हुआ था 1998 में, आज के 27 साल पहले। यह पब्लिकेशन के बारे में यहाँ मेंशन करना इसलिए जरूरी है कि आज के 27 साल पहले ब्रिटिश जर्नल ने यह चीज पब्लिश करी। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके 2-4 साल पहले से वो उस बारे में सोच रहे थे। और अगर आप देखो तो 1960 से 1940 से लेकर ये सब चीजें आ रही थी। जैसे जैसे केमिकल्स के उपयोग हो रहे थे, तो इन केमिकल्स के डिसएडवांटेजेस या इनकी दिक्कतें बहुत पुरानी, और जो मैं आज यहाँ पे पढ़ाई का महत्व, पढ़ने का महत्व जो कहना चाह रहा हूं, कि मान लो 27-28 साल पहले यह चीज पब्लिश हो चुकी है कि जो माता पिता खेती में काम करते हैं, या मैंने महाराष्ट्र में हमारी माता बहनों को भी छिड़काव करते हुए देखा है। नॉर्मली मनुष्य तो करता ही है, लेकिन महिला को भी मैंने छिड़काव करते हुए देखा है। और जिसके माता पिता खेती में छिड़काव करने का काम करते हैं, और विशेषतः रोजमर्रा वो काम करते हैं, उनके बच्चों में कैंसर जैसी या और भी अलग अलग तरह की बीमारियां देखने को मिलती है। अब आप सोचिए, यह चीज 27 साल पहले कही गई, तो हम लोग समझ सकते हैं कि 27 साल पहले अगर पढ़ाई के माध्यम से यह चीजें सामने आ जाती तो इतनी दिक्कतें नहीं होती। और जैसा मैं 27 साल तो इस पब्लिकेशंस के बेसिस पे कह रहा हूँ, लेकिन यह चीजें 1970 या 80 से ही कहना शुरू हुई है कि इन केमिकल्स का एक अपना बुरा असर भी होता है, तो इसे यूज करते समय हमें देखना चाहिए। और एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि हम लोग पेस्टिसाइड के बारे में या फर्टिलाइजर के बारे में बात करते हैं, लेकिन हमारे घर में हम लोग जो तेल, सिंपल सा तेल है, शक्कर है या नमक है, इन चीजों को भी हम लोग आज पचा नहीं सकते। उसकी दिक्कतें हैं। तुअर की दाल हम लोग पचा नहीं सकते, यानी जो चीज खाने की है उसे भी हम लोग पचा नहीं पाते। इतना हमारा शरीर कमजोर हो चुका है। तो इन सभी चीजों के बारे में हम सभी लोग सोचे समझे, और नई चीजें, यह 2021 में चीज सामने आई कि क्लोरोपाइरिफॉस हम सभी किसान भाइयों का सबसे फेवरेट केमिकल पेस्टिसाइड है, क्लोरोपाइरिफॉस। उसके वजह से मोटापा बढ़ता है। क्लोरोपाइरिफॉस की वजह से मोटापा बढ़ता है। अब इसके महत्व, इसकी पूरी जानकारी इस पब्लिकेशन में दी है। आप लोग इस लिंक पर क्लिक करके आप लोग समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। और जैसा इस ब्रह्मांड को अच्छे से चलाना है, तो इस ब्रह्मांड में जीव माने मनुष्य ऐसा नहीं है। जितने भी अलग अलग सूक्ष्म जीव है, अलग अलग जीव है, उनको भी अपनी अपनी जीने का हक है। और हमें केमिकल्स का उपयोग कम करके
इस ब्रह्मांड को अच्छे से चलाना है। और इसके बहुत सिंपल से तरीके हैं। जैसा खेती में हम लोगों ने कहा कि अलग अलग अनाज एवं दाल का आटा, छाछ, गोमूत्र, दूध, दही, यही अच्छे पर्याय है, अच्छे अल्टरनेटिव्स है। उसके माध्यम से स्लरी या अलग अलग चीजें कैसे बनाई जाती है उसके बारे में हमने चर्चा की है। और जैसा हम लोग कहते हैं कि मान लो हमें तो आज के 30-40 साल पहले वो कोका कोला, मिरिंडा, फेंटा यह पीने की आदतें हो गई है। इस तरह के जूसेस बना के, सॉइल प्रोबायोटिक्स बना के हम अपने खेतों में डालें। यह हमारे खेत का है, मिरिंडा, फेंटा, जो भी आपको कहना है आप कह सकते हो। यह बना के अपने खेतों में डालें और जितने भी प्रॉब्लम्स मैंने ऊपर दिखाई है उन सभी के ये सॉल्यूशंस है। अगर मिट्टी सुधर जावे तो पौधा अच्छा है, और पौधा अगर अच्छा है तो मनुष्य का शरीर एवं प्राणी मात्रा का शरीर एवं अन्य सभी जीवों का शरीर अच्छा होता है। अच्छा भोजन रहेगा, योग रहेगा, यानी योग आहार रहेगा, तो सभी चीजें जगह पे अच्छी तरह से रहेगी एवं सारे जीव अच्छी तरह से डेवलप होंगे, दिक्कतें कम होती जाएगी। इस तरह के अलग अलग लिक्विड हम लोग हमारे खेत में बना सकते हैं। इन सभी विषयों पे रेगुलर चर्चा होती रहेगी और जितना भी हम लोग समझ पाए हम लोग समझने का कोशिश करें। और मैं एक और चीज यहाँ इस मंच पे कहना चाहता हूँ कि कोई भी चीज, जैसा हम लोग हर शनिवार के दिन कुछ ना कुछ समझने का कोशिश कर रहे, लेकिन उसकी नोट्स बननी चाहिए। वह चीज आप आपकी नोटबुक में उसके नोट्स बनाकर आप उस सप्ताह में अगर उस नोट्स को हर रोज अगर सिर्फ देखे भी तो नॉलेज बढ़ते रहेगा। नहीं तो पिछले 1.5 साल से यह प्रशिक्षण चल रहा है, लेकिन अगले 10 साल के बाद में जैसे थे वैसा नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, मैं इसके बीच में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे एक जैसा एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मधुमक्खी के शरीर में भी हमें कौन से सूक्ष्म जीव मिलते हैं, इन सभी के बारे में या बहुत सी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन होती है, हम लोग पढ़े और अपना नॉलेज बढ़ाए। जियो। जी ओम सर, बहुत अच्छी चर्चा हुई और आपने आज में पेस्टिसाइड के संबंध में जानकारी दी है और मिट्टी, पौधे और मानव के लिए जो उपयोगी जीव बताए हैं, निश्चित रूप से उन सब पर हम लोग सोच विचार के काम करेंगे। सर मेरा, जैसे आपने अभी बाद में कहा कि जूसेस डालें, ये जूस हम किस किस के बना सकते हैं, इस पे थोड़े से चर्चा करें। जियो। दादू, जैसा हम लोग नवधान आटे का स्लरी बनाते मतलब क्या, वह जूस ही है। और मेरा ये मानना है कि जैसा हम लोगों ने नवधान आटा और उसको छाछ के साथ में, उसको गोमूत्र के साथ में, उसको वर्मी वॉश के साथ में, ट्राइकोडर्मा के साथ में या बिवेरिया के साथ में मिक्स करके वह जूस बना लीजिए। उस जूस को आपको छानना है अगर छिड़काव करना है, और अगर खेतों में डालना है, ड्रेंचिंग करना है, तो उसको छानने की भी जरूरत नहीं है। या जैसा जो शरद भैया ने जो लड्डू बनाने का जो कहा था, उस तरह से गौ माता के गोबर में डाल के उसके लड्डू बना के भी हम लोग खेतों में डाल सकते हैं। तो जी सर पहले आपने कहा था कि इनको 5-5 किलो का करें और अब अपन आ गए 2-2 किलो पर, तो अभी इसका जूस बनाना है तो क्या हम 2 किलो आटे और 2 किलो गुड़ से बनाएं 200 लीटर नहीं, में? कहने का मतलब
1 एकड़ के लिए 1 किलो से 2 किलो तक का आटा लगता है। जैसा हम लोग 5 किलो नवधान आटा लेके वह 5 एकड़ की दवा बनती है, क्योंकि 5 किलो से हम लोग 200 लीटर बनाते हैं और 1 एकड़ में 40 लीटर दिया जाता है, तो 1 किलो में 40 लीटर बन जाता है। नॉर्मली जैसा जो लोग शुरुआती दौर में ये सब चीजें करते हैं तो 1 किलो की जगह 2 किलो का आटा रिकमेंड किया जाता है और धीरे धीरे वह 2 किलो की मात्रा 1 किलो तक आ सकती है। जियो। अब सदन में हाँ आदरणीय मैं देखता हूँ हैंड रेज है हरेंद्र जी का। जी अपना प्रश्न। सदन को नमन। एक्चुअली सवाल नहीं है मेरा, लेकिन जैसा डॉक्टर चौहान हर बार बोलते हैं कि जो हैवी मेटल हैं, केमिकल्स हैं, इतना हम लोगों के जीवन में यूज हो रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक दिन किसी दिन इस पे चर्चा हो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में सुबह से लेकर रात तक कितने हार्मफुल केमिकल, जो नुकसानदायक केमिकल जो बाजार से लेकर आते हैं, टूथपेस्ट से लेकर तेल से लेकर क्रीम पाउडर तक, उस पे भी अगर एक दिन चर्चा हो तो बहुत अच्छा। और उसके ऑप्शन क्या हो सकते हैं, उसके हम क्या उपाय, कसम से बचने का क्या उपाय हो सकता है, इस पर अगर किसी दिन चर्चा हो तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जैसा हरेंद्र जी ने जो एक चीज कही कि हम लोग जैसा मान लो सुबह उठते हैं तो हम लोग टूथपेस्ट यूज करना शुरू किए, लेकिन उसका पर्याय हमारे पास में आज भी उपलब्ध है। नीम की जो डंठल होती है उससे हम लोग हमारा टूथ यानी दातुन करते थे, या हमारे सर, घर मैं में अभी जो नीम की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखा सकता हूँ नीम का दातुन। यानी बस वही पर्याय है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग राख से हमारे दांत घसते थे या कोयले से हम लोग दांत घसते थे, नमक से हम लोग दांत घसते थे। लेकिन आज देखिए, कोई भी चीज होवे वह बहुत दिनों तक अगर रखी जावे, पैकिंग के माध्यम से रखी जावे, तो उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन नई पीढ़ी, नई जनरेशन इसे कितना एक्सेप्ट करेगी, ये अपना अपना प्रश्न है। लेकिन जैसा मैंने कहा है कि आपके घर में जो बच्चे हैं, देखो बच्चा अगर पहले 10 सालों तक अगर बच्चे को अच्छी सीख दी जाए तो बच्चा अच्छा होता है। तो मेरा ये स्पष्ट रूप से मानना है, पहले 10 सालों तक बच्चों के ऊपर फोकस करें, उन्हें इन शब्दों का, इन चीजों का महत्व सिखाया जाए और बाद में फिर सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जियो। आदरणीय ललित गहलोत जी। जी सर, ओम सदन को नमन। सर, इंदौर के अरुण ऋषि स्वर्गीय हैं, वो लंबे समय से हम किस तरीके से अपन दांतों की सफाई रखें और किस तरीके से जो है केमिकल मुक्त बालों की और शरीर को स्वस्थ रखें, इसके बारे में वो जागरूकता फैला रहे हैं। बड़ी अच्छी जानकारियां हैं उनकी, यूट्यूब पर भी है, वो कई जगह कार्यक्रम लेते भी हैं और नियमित रूप से वो यही बल देते हैं कि हम सरसों का तेल और फिटकड़ी और साथ में सेंधा नमक अथवा सादा नमक मिला करके उसी से दांत साफ रखें। और यही दांतों को साफ रखने का बहुत अच्छा तरीका भी है। और जो अभी वर्तमान में जो चल रहा है, अपन लोग सूखे ब्रश है उसको गीला करके सामान्य बगैर पेस्ट के ही साफ कर ले दांत, उसको ब्रश करने के बाद में। और जो दक्षिणी भारत की जो पैथी है, गंडूस क्रिया, जो मुख का में बैक्टीरिया जो भी उत्पन्न होते हैं उनको समाप्त कर देती है, वह नियमित रूप से भी की जा सकती है। बड़ी अच्छी जानकारी है उसमें भी। और जियो। बहुत सुंदर सर, आपने और एक नई जानकारी दी है। जी हो। अब यदि किसी सज्जन की कोई प्रश्न हो तो वो हैंड रेज करें। जी
आदरणीय पवन सर उपस्थित है, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं, वो अपनी टिप्पणी दें। जी जी धन्यवाद मेहरा जी आज के वक्तव्य के लिए। डॉक्टर चौहान को पुनः बहुत बहुत बधाई। और मेरा रिक्वेस्ट है कि ये जो ऑन्कोलॉजी है, स्पेशली पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी के संबंधित जो रिसर्च के कुछ पेपर्स आपने दिए थे वो मेरे साथ भी शेयर करिएगा। और साथ ही जो नाइजीरिया का एक पेपर था, वो रिक्वेस्ट है कि वाले ग्रुप में भी उसको डाल दें, क्योंकि मैंने उसको देखा कि वो वहीं के रिसर्चर्स ने इसको किया है। तो उसके जो आने वाले दिनों पर जो चर्चा हुई उस विषय पर भी वहाँ पर बातचीत की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के आज की जो चर्चा हुई है, ये जितने भी हमारे जीवन में एक जीवन चक्र में जो एक दिन की साइकिल में कौन कौन से चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इस्तेमाल करने से हमारा कितना उसमें इनहेलेशन हो रहा है, मतलब कितना हम उसको ग्रहण करते हैं, कितना एक्सक्रीट करते हैं और कितना संभवतः उसको अंदर चले जाता है, हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। इस गणना के ऊपर हम आने वाले दिनों पर चर्चा करेंगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा कि एक, क्योंकि हमारे घर में पेंट भी अगर लगा हुआ है, केमिकल पेंट है, तो उससे भी कहीं ना कहीं उसका एमिशन होंगे, उसका भी विशेषकर गर्मियों के दिनों में, विशेषकर पेंट में मॉइस्चर लग जाता है और उसमें नीचे उसकी एक परत बन जाती है। तो जो भी केमिकल का एक्सपोजर हमारे जीवन में हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है, और इसके अलावा जब हम घर के बाहर जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं या किसी गाड़ी में बैठ रहे हैं या पैदल चल रहे हैं, तो वहां पर भी हमारे जीवन में कुछ ना कुछ एक्सपोजर अलग अलग केमिकल्स का हो रहा है। लेकिन ये सारे केमिकल्स का तुरंत 100% हम एब्जॉर्व नहीं करते हैं। जो हमने एब्जॉर्व कर भी लिया उसका भी लगभग 95% तो चले जाता होगा, लेकिन जो 5% से भी कम हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है, अलग अलग ऑर्गन्स में जाकर के बैठ जाता है। तो इस विषय पर अगर किसी ने समग्र रूप से किसी की कोई रिसर्च हो, कोई ऐसा पेपर हो, कोई आर्टिकल हो, तो उसको बैठकर उसको हमें फिर समझने की बेहतर रूप से हम समझ पाएंगे। और इस चीज को एक सरल तरीके से अगर हम चर्चा करते हैं तो हम देख पाएंगे कि हमारा क्या क्या इसमें कर प्रभाव हुआ है, हमारे जीवन पर क्या क्या प्रभाव हो रहा है। अब दिवाली का समय आ रहा है, दिवाली के समय में सब लोग पेंट कराते हैं। हर साल या हर एक दूसरे साल या तीसरे साल पेंट होता है। तो उस पर कौन कौन से केमिकल्स का एक्सपोजर हमें होता है, जो लगाने वाला है, पेंटर है, उसको तो होता ही है, लेकिन जो घर में रहने वाले लोग हैं 365 दिन, तो उनको किस तरह का एक्सपोजर मिल रहा है। और इस तरह से अन्य भी जो चीजें हैं, जो कि अच्छा वो पेंट जब खराब हो जाता है, जब उसको निकाल देते हैं, जब वो उसको फेंक दिया जाता है कहीं प्रकृति में जाकर के, और फिर वो वापस किसी न किसी रूप में वापस हमारे भोजन में, पानी में, अन्य चीजों पर जाकर के कंटेमिनेशन करता है। तो ऐसे विषय पर मेरा अनुरोध रहेगा कि डॉक्टर चौहान से और भी कोई हमारे पास साथी हैं जो उन्होंने इस विषय पर जानकारी ली है या जानकारी है या किसी और के पास है, तो हमें उसके बारे में एक्सपोज करें, हमें जानकारी दें, हम उसके बारे में चिंतन मनन करें और देखें कि उसके बाद क्या हो सकता है। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि आप पेंट करना बंद कर दो, लेकिन पेंट के रूप में विकल्प में हम अपनी बचाव कैसे कर सकते हैं, ऐसे विषयों पर हम बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से जागरूकता बढ़ेगी और हम कम एक्सपोजर ले पाएंगे। जो 5% की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है वो 2% में आ जाए, हो सकता है 1% में आ जाए। तो ऐसे हम कमी करने का प्रयास करें और इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। मैं इतना कह के आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको नमस्कार, धन्यवाद। जी जी आदरणीय चौहान सर। वही मेरा भी यही मानना है कि हमें थोड़ा पढ़ाई लिखाई की ओर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जो हमारे लेक्चर सीरीज हो रहे उसके नोट्स भी बने और कम से कम हम लोग इन सब चीज़ों को उस सप्ताह में 1-2 बार देखें और आगे बढ़े। जी
सर जैसे कि अभी पवन सर ने जो कहा है, अ, सबसे पहले उन्होंने दीपावली पे जो रंग रोगन के संबंध में जानकारी दी है, तो अभी सर अब नर्मदापुरम में हम लोगों ने अभी आप सबके कृपा से एक गौशाला को उसके संरक्षण संवर्धन के लिए यहाँ पर ली है। तो वहाँ पर अभी 85 गौ माता है जिनका संरक्षण संवर्धन किया जाएगा, और उनसे जो पेंट वगैरह ईंट वगैरह जो चीजें बनाई जाएगी वो आप सब लोगों को भविष्य में उसके संबंध में भी जानकारी दी जाएगी। तो नर्मदापुरम से लगभग इटारसी से 22 किलोमीटर दूर केसला एक गांव है, वहां पर एक गौशाला जो शासकीय गौशाला है उसको हम नर्मदापुरम के लोग और दिल्ली से गोव्रती परिवार के लोग आए हैं, मिलकर के गौशाला का काम कर रहे हैं। आप लोगों को भी वो जब वो चल जाएगी तो हम आप सब लोगों को वहां पर बुलाएंगे। जी आदरणीय मंडलाल जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आकर के आभार व्यक्त करें।